दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का शो, इंडिया की दिन भर की खबरें। इस शो में आप देखेंगे सहारनपुर में अखिलेश यादव की बड़ी रैली हुई कैंसिल, मौसम का बहाना या जयंत चौधरी से टकराव का असर। यूपी में आधी आबादी पर सपा बीजेपी की नज़र, 2027 के चुनाव से पहले लेडीज को लॉलीपॉप दे रहे फ्री बिस का शोर मचाने वाले भी। राहुल गांधी के हिंदू होने पर शंकराचार्य का सवाल, प्रियंका से राखी बंधवाने की दी खुली चुनौती। 22,000 करोड़ के दावे पर मीडिया की एक बहुत नामचीन हस्ती का हुआ सिर्फ 6.5 करोड़ में सेटलमेंट। कांग्रेस का सवाल, बड़े कर्जदारों के लिए अलग कायदे क्यों। बिहार में जेन जी के बाद अब जेन अल्फा पर पुलिस कार्रवाई का इल्जाम, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। यूपी में बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की पोल, कानपुर की सड़क में बना 18 फीट का गहरा होल, कांग्रेस ने किया झरना मॉडल वाला तंज। और नेपाल में कहर बरपाने वाले सैलाब के बाद 288 भारतीयों से राब्ता टूटा, करीब 400 लोगों की मौत कंफर्म, 1400 से ज्यादा लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज। शुरुआत करते हैं शो की। वेस्टर्न यूपी की सियासत में अचानक जलजला सा आ गया है। सहारनपुर में 6 सितंबर को होने वाली समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली अचानक कैंसिल कर दी गई। 6 सितंबर को होनी थी। समाजवादी पार्टी का दावा है कि भारी बारिश के अलर्ट की वजह से यह फैसला लिया गया, लेकिन आरएलडी ने इसे सीधे सियासी शिकस्त करार दिया है। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव के चवन्नी वाले तंज के बाद से वेस्टर्न यूपी में गुस्सा 7वें आसमान पर है। वेस्टर्न यूपी की सियासत और सियासत से जुड़े लोगों में आरएलडी का दावा है कि आवाम के भारी विरोध यानी मुखालफत और बायकॉट के डर से अखिलेश यादव को अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। क्या ये वाकई ख़राब मौसम का असर है या 2027 के इलेक्शन से पहले सपा का सियासी हिसाब किताब बिगड़ चुका है। 2027 से पहले सियासी माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जाट सियासत और पीडीए के बीच बढ़ती दूरी के दौरान अखिलेश की चवन्नी वाली बात और जयंत के पलटवार ने चुनावी समीकरणों में खलबली सी मचा दी है। हालांकि रैली टलने के बावजूद 2 सितंबर को अखिलेश यादव का सहारनपुर दौरा तय है। क्या इस दौरे से सपा वेस्टर्न यूपी में अपनी साख बचा पाएगी या सियासी तलखी और ज़्यादा बढ़ेगी? सवाल तो ये भी करना चाहिए। जब छोटी छोटी बातें होती हैं सियासत में तो उन्हें बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। एक रैली का टलना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्यों ना इस पर सवाल पूछे जाएं। सहारनपुर में रैली का टलना महज मौसम का मिजाज है या गहराता सियासी बुहरान, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन इतना तय है कि 2027 से पहले वेस्टर्न यूपी की ये जंग और भी दिलचस्प और तीखी होने वाली है। बढ़ते आगे, लखनऊ की सियासत में एक ऐसा दांव खेला गया है जिसने 2027 के चुनावी दंगल का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया है। अब यूपी का अगला सीएम कौन बनेगा, इसका फैसला मर्द वोटर नहीं बल्कि सूबे की आधी आबादी यानी ख्वातीन करने जा रही हैं। एक तरफ सपा का हर साल 40,000 रुपये देने का बड़ा वादा है औरतों को, तो दूसरी तरफ बुजुर्ग औरतों के लिए योगी सरकार की मुफ्त बस सर्विस और छात्राओं को स्कूटी देने की स्कीम है। यानी फ्री बिस का शोर मचाने वाले भी मुफ्त की दुकान सजाए बैठे हैं। अब कोई सवाल पूछने वाला है गोदी मीडिया से। सवाल ये है हमारा कि वादों की इस बौछार के बीच क्या चुनावी मैदान में ख्वातीन को उनकी जायज़ हिस्सेदारी मिलेगी? क्योंकि सारी सियासत जिन पर हो रही है वो सियासत में कहाँ फिट बैठ रही हैं, ये भी तो पूछना होगा। क्योंकि 2022 में 403 सीटों में से महज 47 औरतें ही जीतकर असेंबली पहुंची थीं। इससे पहले 2017 में सबसे ज़्यादा 41 औरतों ने जीत हासिल की थी। क्या 2027 में ये मुफ्त की स्कीमें काम आएंगी या ख्वातीन की, औरतों की, महिलाओं की बढ़ती सियासी ताकत यूपी की तकदीर बदलेगी? लखनऊ के सियासी गलियारों में अब खलबली है, क्योंकि अब जनाना वोट बैंक जीत की असली गारंटी बनने जा रहा है। लेकिन इसके उलट ख्वातीन की नुमाइंदगी की बात करें तो 2012 से 2022 के आंकड़े बेहद मायूस करने वाले हैं। असेंबली यानी विधानसभा में ख्वातीन की हिस्सेदारी 15% का आंकड़ा भी छू नहीं पाई थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ वोटों तक ही महदूद रहेगा ये पूरा खेल? सिर्फ नेशनल इलेक्शन ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर बंगाल और तमिलनाडु से असम तक हर रियासत की जंग में महिला वोटर ही सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई हैं। तो क्या इस बार यूपी में भी यही गेम चेंजर बनेगी? गेम तो योगी जी का चल रहा है।
कि अखिलेश इस गेम में पासा कुछ ऐसा फेंकेंगे कि बाजी मार जाए, देखेंगे। हिंदू मुस्लिम की बहस के बीच कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है, ये वाली खबरें भी बीच बीच में आ जाती हैं, हमें गुदगुदा जाती हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राहुल गांधी के, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है। शंकराचार्य के मुताबिक अगर राहुल गांधी हिंदू रिवायतों को मानते हैं तो इस रक्षाबंधन पर बहन प्रियंका गांधी से राखी बंधवाकर हिफाजत का वादा करते हुए क्यों नहीं दिखते। बंधवा लेंगे वो, मैं बता रहा हूँ बाबा जी। बता दें आपको कि राहुल गांधी के मनुस्मृति और महिलाओं की आज़ादी वाले बयान के बाद से ही सियासी बहस छिड़ी हुई है। पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तीखा हमला बोला था, और अब इस मामले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी कूद पड़े हैं। आखिर राहुल गांधी ने पुणे में ऐसा क्या कहा था जिससे इतनी हलचल मच गई है, इतनी बेचैनी है। दरअसल राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर सवाल उठाते हुए औरतों की सेल्फ आइडेंटिटी यानी उनकी खुद की पहचान की बात कही थी, लेकिन इस पर अब बेहद तीखा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। सियासत खूब हो रही है और साफ लगता है कि फिलहाल ये मुद्दा अभी और तूल पकड़ेगा। मनुस्मृति के खिलाफ सिर्फ राहुल नहीं है, देश के दलितों का एक बड़ा वर्ग भी इस मनुस्मृति के खिलाफ बोलता रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा उस समाज पर भी कोई बात कहेंगे या उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे? बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी की दुनिया से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे मुल्क की सियासत में हड़कंप मचा दिया। देखिए कैसे आपका कर्ज कभी माफ़ नहीं होता और कैसे बड़े बड़े लोगों का, जिनके पास अरबों दौलत है, उनका माफ़ हो जाता है, कम तो हो ही जाता है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सीधे मोदी सरकार पर तंज कसा है। पूरा मामला कारोबारी सुभाष चंद्रा से जुड़ा हुआ है। जी नेटवर्क के मालिक थोड़े बहुत तो मालिक हैं ही। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के 22,006 करोड़ 57 लाख के बकाए के मुकाबले सिर्फ 6.5 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अलग अलग तबकों से सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। 22,600, खैर हिसाब क्या करना है, कांग्रेस जिसने कर दिए उसकी मेहरबानी है भाई। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के मुताबिक 22,000 करोड़ के मुकाबले में 6.5 करोड़ रुपए की वसूली को हेयर कट कहना बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने सरकार से पूछा कि बैंकों को हुए हजारों करोड़ के नुकसान का जवाब दे आखिर कौन है। इस खबर पर भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने भी चुटकी ली है। माल्या ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे मामले में 6,203 करोड़ के कर्ज के बदले अब तक 14,100 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। माल्या ने तीखे सवाल पूछते हुए लिखा कि ये असल रकम से दोगुनी से भी ज्यादा है, इसके बावजूद मुझे कोई राहत नहीं दी गई, जबकि 22,000 करोड़ के लोन को मैं 6.5 करोड़ रुपए देकर रफा दफा कर दिया जाता है। माल्या ने सवाल उठाया कि फिर बड़े कारपोरेट्स के साथ ये मेहरबानी क्यों? यानी माल्या कह रहे हैं मैं तो बहुत छोटा कारपोरेट हूं, फिर क्योंकि मेरा छोटा कर्ज था मुझे सजा दी गई, बड़े वालों को तो दवा दी गई। एनसीएलटी के फैसले से बैंकिंग और सियासी गलियारों में भारी खलबली है। क्या इंसॉल्वेंसी का ये तरीका बड़े कर्जदारों के लिए खुली छूट और माफी का जरिया बन रहा है? आम इंसान के 100 रुपए पर सख्ती और बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के कर्ज पर खामोशी। हम तो बैंक में पैसे भी ना डालें और इनएक्टिव छोड़ दें तो पैसे उस पर बढ़ने लगते हैं। क्या आप करो, आप इनएक्टिव हो, आने लगते हैं चार्जेस पता नहीं कैसे। आवाम पूछ रही है कि क्या गरीबों के लिए ही सारे कायदे कानून बने हैं, अमीरों के लिए नहीं? हुजूर बताइएगा। बिहार के सुलगते सियासी मंजरनामे में अब नया बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने रियासती हुकूमत के खिलाफ, स्टेट की हुकूमत के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक ऐसा वीडियो पेश किया है जिसने पूरे मुल्क को हैरत में डाल दिया। इस वीडियो में एक तरफ आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देखिए। इस वीडियो में एक तरफ हाथ में AK-47 थामे पुलिस है तो दूसरी तरफ हिरासत में एक मासूम बच्चा नजर आ रहा है। कांग्रेस का सीधा इल्जाम है कि हुकूमत अपने हक और रोजगार की मांग कर रहे नौजवानों पर बंदूकों के साए में जुल्म ढा रही है। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस का दावा है
कि सवालों के जवाब देने के बजाय बेगुनाह जैन जी और जैन अल्फा पर लाठियां और वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नौजवानों की बुलंद आवाज को पुलिसिया कार्रवाई के दम पर खामोश कर दिया जाएगा? हालांकि दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का भी अपना वर्डिक्ट है, उनकी बात भी सामने लाना जरूरी है, तभी ये खबर मुकम्मल होती है। पुलिस और प्रशासन का अपना कहना है कि ये कदम हंगामे को रोकने और कानून का निज़ाम बनाए रखने के लिए उठाया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सियासी मैदान में क्या आवाम का ये गुस्सा सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा? क्या हुकूमत नौजवानों के सवालों को कोई तसल्ली बख्श जवाब पेश करेगी या ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ेगा? बढ़ते हैं आगे, सड़कों की बात करते हैं। सड़कों के मॉडल पर उठते सवालों के बीच बस एक बारिश हुई और स्मार्ट सिटी की सड़क बड़ा सा झरना बन गई। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के यूपी के कानपुर से सामने आई हैं। कानपुर में भारी बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पूरी पोल खोल कर रख दी। पोल ऐसी खुली कि होल बन गया सड़क में। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बीच सड़क पर एक भयानक गड्ढा बन गया है और सड़क पर बहता पानी झरने की तरह उसमें झमाझम समाया जा रहा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया। कांग्रेस की तरफ से सवाल आया। सुप्रिया शिनेत ने वीआईपी रोड पर 18 फीट गहरे गड्ढे का वीडियो शेयर किया, तंज कसा कि बीजेपी ने शहरों में झरने खूब बनवा दिए हैं। उन्होंने लिखा कि 50 से ज्यादा सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, एयरपोर्ट की पार्किंग तालाब बन गई है और पेड़ गिरने से घंटों बिजली गुल रही। कानपुर के ब्रह्मनगर और जाजमऊ में सड़कें धंसने से बड़े हादसों का खौफ बना हुआ है। सड़कों का यूं धंसना और उस पर 18 फीट गहरे गड्ढों का बनना ये बताता है कि कानपुर नगर निगम जमीनी स्तर पर क्या काम कर रहा है। अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या सड़क बनाने में घटिया माल का इस्तेमाल हुआ था, और क्या अब सड़क बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार पर कोई सख्त एक्शन होगा? क्या उस पर भी कार्रवाई होगी जिसने कमीशन खाया, अगर किसी ने खाया है तो, जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, या उस पर भी कार्रवाई होगी जिसने टेंडर पास किया था? अबे बहुत लंबी चेन है बाबू, चलो फिर रहने दो, सब ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या है, सड़क तो चली रही, गड्ढा बढ़ गया, बन गया, आगे बढ़ते हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर पहाड़ों के खिसकने के बाद आई सैलाब की खौफनाक लहर ने भारी तबाही मचा दी है। ये सैलाब कल आया था, तबाही के निशान आज सामने आ रहे हैं। इस भयानक सैलाब में अब तक करीब 400 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है और 1400 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आप जब तक खबर देखेंगे फिगर और हो सकता है बढ़ जाए। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन, नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने यह बताया है कि 288 हिंदुस्तानी शहरियों से फिलहाल कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। इनमें अमरनाथ और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले यात्रियों के साथ साथ त्रिशूली वन पावर प्रोजेक्ट के 73 मुलाजिम भी शामिल हैं। चीन के तिब्बत इलाके में करीब 200 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। राहत की बात यह है कि रेस्क्यू टीम ने अब तक 21 हिंदुस्तानियों को सही सलामत निकाल लिया है। हुकूमत हिंद लगातार काठमांडू के राब्ते में है, मदद भी भेजी है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर से बात करके हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। हिंदुस्तान की तरफ से राहत के सामान की खेप भी रवाना हो चुकी है। नेपाल चीन बॉर्डर पर आई इस बड़ी कुदरती आफत ने सैकड़ों ख़ानदानों की सांसें अटका दी हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री और हिंदुस्तानी एम्बेसी की पहली तरजीह बेहद मुश्किल पहाड़ी इलाकों में फंसे 288 हिंदुस्तानियों की सलामती और उन तक राहत पहुँचाना है। अब एक और खबर, देश के सबसे बड़े लॉ संस्थान NLSIU बेंगलुरु में अचानक एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने कानूनी हलकों से लेकर सियासत तक में तहलका मचा दिया है। मामला दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन से जुड़ा हुआ है। 12 सितंबर को होने वाला 34वां कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी करके कैंसिल कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने नागुज़ीर हालात का हवाला देकर प्रोग्राम तो रोक दिया, लेकिन साफ किया कि स्टूडेंट्स की डिग्रियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब डिग्रियां इन एब्सेंशिया यानी कुरियर या कैंपस से दी जाएंगी। ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस जलसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर आना था।
यहीं से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या स्टूडेंट्स के विरोध के चलते, उनकी मुखालफत के चलते ये फ़ैसला लिया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले NALSAR यानी नालसार हैदराबाद में भी छात्रों ने CGI के हाथ से डिग्री लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। हालांकि CGI ने इस मामले पर अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों मुल्क के सबसे बड़े कानूनी इदारों में स्टूडेंट्स और CGI के बीच तलखी इतनी बढ़ती जा रही है। सलामत रहिए, खुश रहिए।